गुनाहों का देवता। पगली कहीं की, परेशान कर डालती है। यहाँ थी तो वही आदत, वहाँ है तो वही आदत। कंदर ने मन में कहा और लिफाफा खोल डाला। लिफाफा पम्मी का था, मसूरी से आया था। उसने झल्ला कर लिफाफा फेंक दिया। सुबह कितनी लापरवाह है, वह जानती है कि चंदर को यहाँ कैसा लग रहा होगा। बिन्ती ने बता दिया होगा, फिर भी लापरवाही। मारे गुस्से के थोड़ी देर बाद उसने मम्मी का खत पढ़ा। छोटा सा खत था। मम्मी अभी मसूरी में ही है, अक्टूबर तक आएगी। लगभग सभी यात्री जा चुके हैं, लेकिन उसे पहाड़ों की बरसात बहुत अच्छी लग रही है। बर्टी इलाहाबाद चला गया है। उसके साथ वहां से एक पहाड़ी ईसाई लड़की भी गई थी। बर्टी कहता है कि उसके साथ शादी करेगा। बर्टी अब बहुत स्वस्थ है। चंदर चाहे तो जाकर बर्टी से मिल ले। सुधा के खत के न आने से चंदर के मन में बहुत बेचैनी थी। उसे ठीक से मालूम भी नहीं हो पा रहा था कि ये लोग कहाँ हैं। बर्टी के आने की खबर मिलने पर उसे संतोष हुआ। चलो, एक दिन बर्टी से ही मिलाएंगे। अब देखें कैसे है वह। तीसरे या चौथे दिन जब अकस्मात पानी बंद था, तो वह कार लेकर बर्टी के यहाँ गया। बरसात में इलाहाबाद की सिविल लाइंस का सौंदर्य और भी निखर आता है। रूखे सूखे फुटपाथ और मैदानों पर घास जम जाती है। बंगले की उजाड़ चार दीवारियों तक हरी भरी हो जाती है। लंबे घने पेड़ झाड़ियां निखर कर धुल कर हरे मखमली रंग की हो जाती हैं और कोलतार की सड़कों पर थोड़ी थोड़ी पानी की चादर सी लहरा उठती है, जिससे पेड़ों की हरी छाए बिछ जाती है। बंगले में पली हुई बत्तखों के दल सड़क पर चलती हुई मोटरों को रोक लेते हैं और हर बंगले में से रेडियो या ग्रामोफोन के संगीत का लहरें मचलती हुई वातावरण पर छा जाती है। कॉलेज से लौटकर एक प्याला चाय पीकर कार लेकर चंदर बर्टी के यहाँ चल दिया। वह बहुत दिनों के बाद बर्टी को देखने जा रहा था। जिन व्यक्तियों को उसने अपने जीवन में देखा था, बर्टी शायद उन सभी से निराला था, अद्भुत था। लेकिन कितना अभागा था। नहीं, अभागा नहीं, कमजोर था बर्टी। और वही क्या कमजोर था। ये सारी दुनिया कितनी कमजोर है। बर्टी का बंगला आ गया था। वह उतर कर अंदर गया। बाहर कोई नहीं था। बरामदे में एक पिंजरा टंगा हुआ था, जिसमें एक बहुत छोटा तोते का बच्चा टंगा था। अंदर भीतर जाने में हिचक रहा था, क्योंकि एक तो पम्मी नहीं थी और दूसरे कोई और लड़की भी बर्टी के साथ आई थी। बर्टी की भाभी पत्नी। चंदर ने आवाज दी। अंदर कोई बहुत भारी पुरुष स्वर में एक साधारण गीत गा रहा था। चंदर ने फिर आवाज दी। बर्टी बाहर आया। चंदर उसे देखकर दंग रह गया। बर्टी का चेहरा भर गया था। जवानी लौट आई थी। पीलेपन की बजाय चेहरे पर खून दौड़ गया था। सीना उभर आया था। बर्टी खाकी रंग का कोट, बहुत मोटा, खाकी हैट, खाकी ब्रेचेज, शिकारी बूट पहने हुए था और कंधे पर बंदूक लटक रही थी। वह आया ड्राइंग रूम के दरवाजे पर पीठ झुकाकर, एक हाथ से बंदूक पकड़कर और एक हाथ आंखों के आगे रखकर उसे इस तरह देखा जैसे वह शिकार ढूंढ रहा हो। चंदर के प्राण सूख गए। उसने मन ही मन सोचा, पहली बार तो कुश्ती में बर्टी से जीत गया था, लेकिन अब की बार जीतना मुश्किल है। कहाँ बेकार फंसा आकर। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, ये मैं हूँ मिस्टर बर्टी, चंदर कपूर, मम्मी का मित्र। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। बर्टी तन कर खड़ा हो गया और हंस कर बोला, मैं आपको भूला नहीं। मैं तो आपको यह दिखला रहा था कि मैं पागल नहीं हूँ, शिकारी हो गया हूँ। और उसने चंदर के कंधे पकड़कर इतना जोर से झकझोर दिया कि चंदर की पसलियां चरमरा उठी। आओ। उसने चंदर के कंधे दबाकर बरामदे की ही कोच पर बिठा दिया और सामने कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, मैं तुम्हें अंदर ले चलता, लेकिन अंदर जेनी है और एक मेरा मित्र, दोनों बात कर रही हैं। आज जेनी की सालगिरह है। तुम जेनी को जानते हो? वह तराई के कस्बे में रहती है। मुझे मिल गई। बहुत खराब औरत है। मैं तंदुरुस्त हो गया हूँ। बहुत। मुझे ताज्जुब है कि तंदुरुस्ती के लिए तुमने क्या किया 3 महीने तक। नफरत।
मिस्टर कपूर, नफरत, औरतों से नफरत। उससे ज्यादा अच्छा टॉनिक तंदुरुस्ती के लिए कोई नहीं। लेकिन तुम तो शादी करने जा रहे हो, लड़की ले आए हो वहां से। अकेली लड़की नहीं मिस्टर, मैं वहां से दो चीज लाया हूँ। एक तो यह तोते का बच्चा और एक जेनी, वह लड़की। तोते को तो मैं बहुत प्यार करता हूँ, ये बड़ा हो जाएगा, बोलने लगेगा, तो मैं इसे गोली मार दूंगा। और लड़की से मैं बहुत नफरत करता हूँ, इससे शादी कर लूंगा। क्यों, है ना ठीक? इसको शिकार का चाव कहते हैं, और अब मैं शिकारी हूं ना। चंदर हाँ कहे या ना कहे, अभी बर्टी का दिमाग बिल्कुल वैसा ही है, इसमें कोई शक नहीं। वह बात क्या करे, अंत में बोला, ये बंदूक तो उतार कर रखिए, हमेशा बांधे रहते हैं। हाँ और क्या, शिकार का पहला सिद्धांत है कि जहाँ खतरा हो, जंगली जानवर हो, वहाँ कभी बिना बंदूक के नहीं जाना चाहिए। और बहुत धीमे में चंदर के कान में बर्टी बोला, तुम जानते हो चंदर, एक औरत है जो 24 घंटे घर में रहती है। मैं तो एक क्षण को बंदूक अलग नहीं रखता। सहसा अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई। कोई चीखा और लगा जैसे कोई चीज पियानो पर गिरी और पर्दों को तोड़ती हुई नीचे आ गई। फिर कुछ झगड़ों की आवाज आई। चंदर चौंक उठा। क्या बात है बर्टी, देखो तो। बर्टी ने हाथ पकड़कर चंदर को खींच लिया। बैठो, बैठो। अंदर मेरे मित्र और जैनी सालगिरह मना रहे हैं, अंदर मत जाना। लेकिन ये आवाजें कैसी हैं? चंदर ने चिंता से पूछा। शायद वे लोग प्रेम कर रहे होंगे, बर्टी बोला और निश्चिंतता से बैठ गया। और क्षण भर बाद उसने अजब सा दृश्य देखा। एक बर्टी की ही हम उम्र आदमी हाथ से माथे का खून पोंछता हुआ आया। वह नशे में चूर था और बहुत भद्दी गालियां देता हुआ चला जा रहा था। वह गिरता पड़ता आया और उसने बर्टी को देखते ही घूंसा ताना। तुमने मुझे धोखा दिया, मुझसे 50 रुपए उपहार ले लिया, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। चंदर स्तब्ध था, क्या करे क्या ना करे। इतने में अंदर से जेनी निकली, लंबी तगड़ी, कम से कम 30 वर्ष की औरत। उसने आते ही पीछे से उस आदमी की कमीज पकड़ी और उसे सीढ़ी के नीचे कीचड़ में धकेल दिया। सैकड़ों गाली देती हुई बोली, जा सीधे, वरना हड्डी नहीं बचेगी यहाँ। वह फिर उठा तो खुद भी नीचे कूद पड़ी और घसीटती हुई दरवाजे के बाहर ढकेल आई। बर्टी सांस रोके अपराधी सा खड़ा था। वह लौटी और बर्टी का कॉलर पकड़ लिया। मैं निर्दोष हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। सहसा जेनी ने चंदर की ओर देखा। यह भी तुम्हारा दोस्त है, अभी बताती हूँ। और वह चंदर की ओर बढ़ी तो चंदर ने मन ही मन पम्मी को स्मरण किया। कहाँ फंसाया उस कमबख्त ने खत लिखकर। जो ही जेनी ने चंदर का कॉलर पकड़ा कि बर्टी बड़े कातर स्वर में बोला, इसे छोड़ दो, तू मेरा मित्र नहीं, पम्मी का मित्र है। जेनी रुक गई। तुम पम्मी के मित्र हो? अच्छा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, तुम शरीफ आदमी मालूम पड़ते हो। मगर आगे से तुम्हारा कोई मित्र आया तो मैं उसकी हत्या कर डालूंगी, समझे कि नहीं बर्टी? बर्टी ने सिर हिलाया। हाँ, समझ गए। जेनी अंदर चल दी। फिर सहसा बाहर आई और बर्टी को पकड़कर घसीटती हुई बोली, पानी बरस रहा है, इतनी सर्दी बढ़ रही है और तुमने स्वेटर नहीं पहना, चलो पहनो। मरने की ठानी है, मैं साफ बताए देती हूँ, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं बिना शादी किए मरने नहीं दूंगी तुम्हें। और वह बकरे की तरह बर्टी का कान पकड़कर अंदर घसीट ले गई। चंदर ने मन में कहा, यह कुछ इस रहस्यमय बंगले का असर है कि हर एक का दिमाग खराब ही मालूम देता है। 2 मिनट बाद जब बर्टी लौटा तो उसके गले में गुलबंद ऊनी स्वेटर और ऊनी मोजे थे। वह हाँफता हुआ आकर बैठ गया। मिस्टर कपूर, तुम्हें मानना होगा कि ये लड़की, ये डायन जेनी बहुत क्रूर है। मानता हूँ बर्टी, 16 आने मानता हूँ। चंदर ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन ये झगड़ा क्या है? झगड़ा क्या होता है? औरतों को समझना बहुत मुश्किल है। इस औरत के फंदे में कैसे फंसे तुम? चंदर ने पूछा। "श्श, श्श," होठ पर हाथ रखकर धीरे धीरे बोलने का इशारा करते हुए बर्टी ने कहा, धीरे बोलो। बात ऐसी हुई कि जब मैं तराई में शिकार खेल रहा था तो एक बार अकेले छूट गया। यह एक पेंचर फॉरेस्ट गार्ड की अनब्याही लड़की थी। शिकार में बहुत होशियार, में भटकते हुए पहुंचा तो इसका बाप बीमार था। मैं रुक गया। तीसरे दिन वह मर गया। उसे जाने कौन सा रोग था कि उसका चेहरा बहुत डरावना हो गया था और पेट फूल गया था।
रात को इसे बहुत डर लगा तो ये मेरे पास आकर लेट गई। बीच में बंदूक रखकर हम लोग सो गए। रात को इसने बीच में से बंदूक हटा दी और अब कहती है कि मुझसे ब्याह करेगी और नहीं करूंगा तो मार डालेगी। मम्मी भी मुझसे बोली, तुम्हें अब यह ब्याह करना ही होगा। अब मजबूरी है मिस्टर कपूर। चंदर चुप बैठा रहा। कैसी विचित्र जिंदगी है इस अभागे की। मानो प्रकृति ने सारे आश्चर्य इसी की किस्मत के लिए छोड़ रखे थे। फिर चंदर बोला कि आज का क्या झगड़ा था। कुछ नहीं, आज इसकी सालगिरह थी। ये बोली मुझे कुछ उपहार दो। मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि क्या दूं इसे, कुछ समझ में ही नहीं आया। बहुत देर सोचने के बाद मैंने सोचा, मैं तो इसका पति होने जा रहा हूँ, इसे एक प्रेमी उपहार में दे दूं। मैंने एक मित्र से कहा, तुम मेरी भावी पत्नी की आशाओं को प्रेम कर सकते हो। वह राजी हो गया और मैं ले आया। चंदर जोर से हंसा। हंसो मत मिस्टर कपूर। पर्टी बहुत गंभीर बनकर बोला, इसका मतलब ये नहीं कि तुम औरतों को समझते नहीं। देखो, एक औरत उसी चीज को ज्यादा पसंद करती है, उसी के प्रति समर्पण करती है जो उसकी जिंदगी में नहीं होता। मसलन एक औरत है जिसका ब्याह हो गया है या होने वाला है। उसे यदि एक नया प्रेमी मिल जाए तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता। वह अपने पति की बहुत कम परवाह करेगी अपने प्रेमी के सामने। और अगर कुंवारी लड़की है तो अपने प्रेमी की भावनाओं की पूरी तौर से हत्या कर सकती है। यदि उसे एक पति मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि कोई भी पति अपनी पत्नी को यदि कोई अच्छा उपहार दे सकता है तो यह है कि एक नया प्रेमी। और कोई भी प्रेमी अपनी रानी को यदि कोई अच्छा उपहार दे सकता है तो वह है उसे एक पति प्रदान कर दे। तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई न, तो तुम प्रेम तो जरूर करते होगे ना। सिर मत हिलाओ, मैं यकीन नहीं कर सकता। मैं इतनी तुम्हें दे रहा हूँ कि अगर तुम किसी लड़की से प्यार करते हो तो ईश्वर के वास्ते उससे शादी मत करो। तुम मेरा किस्सा सुन चुके हो। अगर दिल से प्यार करना चाहते हो और चाहते हो कि वह लड़की जीवन भर तुम्हारी कृतज्ञ रहे तो तुम उसकी शादी करा देना। ये लड़कियों के सेक्स के जीवन का अंतिम सत्य है। हाँ 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 हाँ। बर्टी हंस पड़ा। चंदर को लगा जैसे आग की लपट से तपा रही है। उसने भी तो यही किया सुधा के साथ, जिसे बर्टी कितने विचित्र स्वरों में कह रहा है। उसे लगा जैसे इस प्रेत लोक में सारा जीवन विकृत दिखाई देता है। वहाँ साधना की पवित्रता भी कीचड़ और पागलपन में उलझ कर गंदी हो जाती है। ठीक, कहाँ बर्टी की बातें और कहाँ उसकी सुधा। वह उठ खड़ा हुआ, जल्दी से विदा मांगकर इस तरह भागा जैसे उसके पैरों के नीचे अंगारे छिपे हों। फिर उसे नींद नहीं आई, चैन नहीं आया। रात को सोया तो बार बार चौंक सा उठा। उसे सपना देखा एक बहुत बड़ा कपूर का पहाड़ है, बहुत बड़ा, मुलायम कपूर की बड़ी बड़ी चट्टानें और इतनी पवित्र खुशबू की आदमी की आत्मा बेले का फूल बन जाए। वह और सुधा उन सौरभ की चट्टानों के बीच बढ़ रहे हैं, चढ़ रहे हैं। केवल वह है और सुधा है। सुधा सफेद बादलों की साड़ी पहनी है, चंदर केनों की चादर लपेटे है। जहां जहां चंदर जाता है कपूर की चट्टानों पर इंद्रधनुष खिल जाते हैं और सुधा अपने बादलों के आंचल में इंद्रधनुष के फूल बटोरती चलती है। सहसा एक चट्टान हिली और उसमें से एक भयंकर प्रेत निकला। एक सफेद कंकाल जिसके हाथ में अपनी खोपड़ी और एक हाथ में जलती मशाल। और उस मुंडहीन कंकाल ने खोपड़ी हाथ में लेकर चंदर को दिखाई। खोपड़ी हंसी और बोली, देखो जिंदगी का अंतिम सत्य यह है, यह है। और उसने अपने हाथ की मशाल ऊंची कर दी। ये कपूर का पहाड़, ये बादलों की साड़ी, ये किरणों का परिधान, ये इंद्रधनुष के फूल, ये सब झूठे हैं। और ये मशाल जो अपने एक स्पर्श से सबको पिघला देगी। और उसने अपनी मशाल एक ऊंचे शिखर से छुआ दी। वह शिखर धधक उठा। पिघलती हुई आग की एक धार बरसती नदी की तरह उमड़ कर बहने लगी। भागो सुधा, भागो, चंदर ने चीख कर कहा। भागो। सुधा भागी, चंदर भागा। वे पिघली हुई आग की महानदी लहराते हुए अजगर की तरह उन्हें अपनी गुंजलिका में लपेटने के लिए चल पड़ी। शैतान हंस पड़ा। हा हा हा। चंदर ने देखा सुधा शैतान की गोद में थी। चंदर चौंक कर जाग पड़ा। पानी बंद था लेकिन घनघोर अंधेरा था और पिशाचिनी की तरह पागल हवा पेड़ों को झकझोर रही थी।
जैसे युग के जमे हुए विश्वासों को उखाड़ फेंकना चाहती हूँ। चंदर कांप रहा था। उसका माथा पसीने से तर था। वह उठकर नीचे आया। उसके कदम ठीक नहीं पड़ रहे थे। बरामदे की बत्ती जलाई। महाजिन उठी। कहाँ है भैया? उसने पूछा। कुछ नहीं, अंदर सोऊंगा, चंदर ने कहा। सुधा के कमरे में जाकर बत्ती जलाई और सुधा की चारपाई पर लेट गया। फिर उठा। चारों ओर दरवाजे बंद कर दिए। कहीं फिर कोई ऐसा सपना बाहर के भयंकर अंधेरे में से न चला आए। लेकिन बर्टी की बातों से अंदर ही अंदर उसके मन में जाने कहाँ क्या टूट गया जो बढ़ नहीं पाया। अभी तक उसने अपने पर गर्व था, विश्वास था। अब कभी कभी वह अपने व्यक्तित्व का विश्लेषण करने लगा। अब वह कभी कभी अपने विश्वासों का सिर ऊंचा करने की बजाय उन्हें सामने फेंक देता, एक निरपेक्ष वैज्ञानिक की तरह उनकी चीर फाड़ करता, उनकी शव परीक्षा करता। अभी तक उसके विश्वास का संबल था। अब किसी ने उसके तर्क का अस्त्र शस्त्र दे दिया। जाने किस राक्षसी प्रेरणा से उसने अपनी आत्मा को छीनना शुरू किया और इसी तरह तर्क वितर्क और अविश्वास के भयंकर जल प्रलय की एक लहर ने उसे एक दिन नरक के किनारे ले जाकर सुधा का खत आया था। दिल्ली में पापा अपने कुछ काम से रुके थे और सुधा की तबीयत खराब हो गई थी। अब वह 2-3 रोज में आ जाएगी। लेकिन चंदर के मन पर अब एक अजब सा असर हुआ था इस खत पर। सुधा का पत्र नहीं आया था। सुधा दूर थी और वह खुश था। वह उल्लासित था। सुधा का पत्र आते ही सहसा वह उदास हो गया। उदास तो क्या, उसे उबकाई सी आने लगी। उसे सब सहसा पता नहीं एक नाटक सा लगने लगा। एक बहुत सस्ता नीचे स्तर का नाटक। उसे लगता था ये सब चारों ओर का त्याग, साधन, सौंदर्य सब झूठे हैं। सुधा भी अंततोगत्वा वही साधारण लड़की है जो सवारे जीवन में पति और विवाहित जीवन में प्रेमी की भूखी होती है। वह भी शैतान से पूर्ण सहारा नहीं था। वह लड़ने की कोशिश करता था, लेकिन वह हार रहा था। उसे भी मालूम था। और चंदर के जिस गर्व ने उसकी जीत में साथ दिया था, वही गर्व उसकी हार में साथ दे रहा था। उसने मन में सोच लिया कि वह सुधा से सभी लड़कियों से इस सारे नाटक से नफरत करता है। सुधा का विवाह होना ही था। सुधा को विवाह करना था। सुधा के आंसू झूठे थे। अगर चंदर सुधा को ना भी समझाता तो घूम फिर कर सुधा विवाह करती ही। तब फिर विश्वास काहे का, त्याग काहे का? विश्वास टूट चुका था, गर्व जिंदा था। गर्व घमंड में बदल गया था। घमंड नफरत में, और नफरत नसों को चूर चूर कर देने वाली उदासी है। सुधा जब आई तो उसने चंदर को बिल्कुल बदला हुआ पाया। एक बात और हुई जिसने और भी आग सुलगा दी। वे लोग दोपहर को 1 बजे के लगभग आए जबकि चंदर कॉलेज गया हुआ था। पापा तो आते ही नहा धोकर सोने चले गए। सुधा और बिन्ती ने आते ही कमरे की सफाई शुरू की। कमरे की सारी किताबों को झाड़ा, कपड़े ठीक किए, मेजें साफ की। उसके बाद कमरा धोने में लग गई। बिन्ती बाल्टी में पानी भर भर कर लाने लगी और सुधा झाड़ू से फर्श धोने लगी। हाथों में चूड़े अब भी थे, पाँव में बिछिया, मांग में सिंदूर। चेहरा बहुत पीला पड़ गया था सुधा का। चेहरे की हड्डियां निकल आई थी और आंखों की रोशनी भी मैली पड़ गई थी। न जाने क्यों कमजोर भी हो गई थी। झाड़ू लगाते लगाते सुधा बिन्ती से बोली, आज मालूम होता है कि मैं आदमी हूँ। कल तक तो हैवान थी। पापा को भी जाने क्या सूझा कि इन्हें भी साथ दिल्ली ले गए। मैं तो शर्म से मरी जाती थी। थोड़ी देर बाद चंदर आया। बाहर ही उसे मालूम हो गया था कि सब लोग आ गए हैं। उसे जाने ऐसा क्यों लग रहा था कि वह उल्टे लौट जाए। वह अगर इस घर में गया तो जाने उससे क्या अनर्थ हो जाएगा। लेकिन वह बढ़ता ही गया। स्टडी रूम में डॉक्टर साहब सो रहे थे। वह लौटा और अपने कपड़े उतारने के लिए ड्राइंग रूम की ओर चला। सुधा ने ज्यों ही आहट पाई, वह फौरन झाड़ू फेंक कर भागी। सिर खुला, धोती कमर में फंसी हुई, हाथ गंदे, बाल बिखरे, बेतहाशा दौड़कर चंदर से लिपट गई और बच्चों की भोली हंसी हंसकर बोली, चंदर चंदर हम आ गए, अब बताओ। और चंदर को इस तरह कस लिया कि अब कभी नहीं छोड़ेगी। छी, दूर हटो सुधा, ये क्या नाटक करती हो?
आज तुम बच्ची नहीं हो। और सुधा को बड़ी रुखाई से परे हटाकर अपने कोट पर से सुधा के हाथ से लगी हुई मिट्टी झाड़ते हुए चंदर चुपचाप अपने कमरे में चला गया। सुधा पर जैसे बिजली गिरी, वह पत्थर की तरह खड़ी रही। फिर जैसे लड़खड़ाती हुई अपने कमरे में गई और चारपाई पर लेटकर फूट फूट कर रोने लगी। चंदर सुबह से नहीं बोला तो प्रसाद के जगते ही उनसे बात करने लगा। शाम को वह साइकिल लेकर घूमने निकल गया। लौट कर ऊपर छत पर चला गया और रिंकी को पुकार कर कहा, अगर तकलीफ ना हो तो जरा ऊपर खाना दे जाओ। रिंकी ने थाली लगाई और सुधा से कहा, लो दीदी दे आओ। सुधा ने सिर हिलाकर कहा, तू ही दे आ, मैं अब कौन रह गई उनकी। रिंकी के बहुत समझाने पर सुधा ऊपर खाना ले गई। चंदन लेटा था, गुमसुम। सुधा ने स्टूल खींच कर खाना रखा। चंदर कुछ नहीं बोला, उसने पानी रखा। चंदर कुछ नहीं बोला। खाओ ना, सुधा ने कहा और एक कोर बनाकर चंदर को देने लगी। तुम जाओ, चंदर ने बड़े रूखे स्वर में कहा, मैं खा लूंगा। सुधा ने कोट थाली में रख दिया और चंदर के पायदान में बैठकर बोली, चंदर तुम क्यों नाराज हो? बताओ हमसे क्या पाप हो गया है? पिछले 1.5 महीने हमने एक एक क्षण गिन गिन कर काटे हैं कि कब तुम्हारे पास आए। हमें क्या मालूम था कि तुम ऐसे हो गए हो? मुझे जो चाहे सजा दे दो, लेकिन ऐसा ना करो। तुम तो कुछ भी नहीं समझते। और सुधा ने चंदर के पैरों पर सिर रख दिया। चंदर ने पैर झटक दिए। सुधा इन सब बातों से कोई फायदा नहीं। अब इस तरह की बातें करना और सुनना मैं भूल गया हूँ। कभी इस तरह की बातें करते अच्छा लगता था। अब तो किसी की सुहागिन के मुंह से यह शोभा नहीं देता। सुधा तिलमिला उठी। तो ये बात है तुम्हारे मन में। मैं पहले से ही समझती थी, लेकिन तुम्ही ने तो कहा था चंदर। अब तुम ही ऐसे कह रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? और सुधा ने हाथ से ब्याह वाले चूड़े उतार कर छत पर फेंक दी। शिष्या उतारने लगी और पागलों की तरह फटी आवाज में बोली, जो तुमने कहा मैंने किया, अब जो कहोगे वही करूंगी। यही चाहते हो ना? और अंत में उसने अपनी बिछिया उतार कर छत पर फेंक दी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए पाठशाला चैनल पर। मिलते हैं गुनाहों का देवता के अगले भाग में।